हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आलोक कुमार आप सभी विद्यार्थियों का इस खजाना आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जिस तरीके से अभी हमारी बुनियादी बैच एनसीईआरटी क्लास की चल रही है पॉलिटी सब्जेक्ट की, उसी तरीके से फिर अभी हम कंटिन्यू जो टॉपिक हमारा बचा था 8वीं क्लास का, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है अध्याय, क्या है देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कानूनों की समझ, कानूनों की समझ। अब कानूनों की क्या क्या समझ होनी चाहिए उसके बारे में कह रहा है। आप कुछ कानूनों से परिचित होंगे, शायद आपको शादी की उम्र सीमा या मताधिकार की उम्र सीमा का पता होगा। ये तो जनरली सबको पता होता है। संभव है आप संपत्ति को खरीदने बेचने के कानूनों को भी जानते हो। अभी तक आप यह जान चुके हैं कि कानून बनाने का जिम्मा संसद का होता है। मैंने समझाया था ना, यहाँ पे क्या होता है संसद। मतलब संसद किसको कहते हैं? 3 तरीके के लोग मैंने बताया था ना। एक होगा लोकसभा, है ना, एक होगा राज्यसभा, और एक कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति, है ना। तो ये 3 तरीके के लोग को मिला के हम क्या कहते हैं? संसद। क्या कह रहा है यहाँ पे? संसद का क्या जिम्मा है? कानून बनाने का, कानून बनाने का। अब ये संसद है, यानी इन तीनों लोग जो है, तीनों लोग मिलके क्या कर रहा है? कानून बना रहा है और लागू करवा रहा है। ठीक, फिर कह रहा है क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं? इतने भारत के सीमा के अंदर रहने वाले लोग हैं, सब पे लागू होता है ये कानून, ठीक ना। फिर कह रहा है नए कानून किस तरह अस्तित्व में आते हैं? क्या कोई कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद भी होता है? नागरिक के नाते हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ जानकारी लेना है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या कह रहा है। देखिए, अब देखिए यहाँ पे है, ये लोग नारेबाजी लगा रहे हैं, है ना, यानी अपनी अधिकार को लेके ये लोग मांग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे होता है क्या कानून सब पर लागू होता है? ये क्वेश्चन है कि क्या कानून सब पे लागू होता है? बिल्कुल होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर कह रहा है इस स्थिति को पढ़े और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। कह रहा है एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। समझ रहे हो ना? कौन, किसका? सरकारी अधिकारी है, उसके बेटे को 10 साल की सजा सुनाई गई है। इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकलने में मदद करता है। अब समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे पहली मामला क्या निकल के आया कि चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या नेता हो या आम जनता हो, अदालत के सामने हर व्यक्ति क्या है? बराबर है। अब यहाँ पे कह रहा है क्या आपको लगता है कि उस सरकारी अधिकारी ने सही काम किया? अगर वह अधिकारी सजा होने के बाद अपने बेटे को अगर भगाने में मदद करता है, ठीक, या निकलने में कहीं बाहर निकल जाओ मदद करता है, तो वह अधिकारी गलत काम करता है, सही काम नहीं करता है। क्या उसके बेटे को केवल इसलिए कानून से माफी मिल जानी चाहिए कि उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर है? बिल्कुल नहीं मिलता। अगर ऐसा होने लगेगा, ठीक है, तो समानता वाला मामला जो है ना वो खत्म हो जाएगी और कानून व्यवस्था खत्म हो जाएगा। यानी कि चाहे वह किसी का बेटा हो, अगर गलत किया है बराबर का उसको सजा मिलने का प्रावधान है। ठीक है, अब चलिए यहां देखते हैं क्या कहता है। यह सीधे सीधे कानून के उल्लंघन का मामला है ना। जैसा कि आप इकाई 1 में पढ़ चुके हैं, राष्ट्रवादियों के बीच इस बात पर पूरी सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मतलब समझ में आया क्या कह रहा है? कि स्वतंत्र भारत की बात कह रहा है। जब यानी कि स्वतंत्र भारत के बाद जो कानून बना वो सबके लिए बना, ठीक, और हर व्यक्ति की विचार से बना और हर व्यक्ति इसको स्वीकार करते हैं। तो क्या हो रहा है? मनमाने ढंग से, मतलब कोई व्यक्ति उसको निजी हाथों में नहीं ले सकता, उसकी बात कह रहा है। इसलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि स्वतंत्र भारत के सभी लोग कानून की नजर में बराबर होंगे। ये आपका क्वेश्चन है, यहां से ध्यान रखिएगा, यहां से यहां तक, ठीक है ना। क्या कह रहा है? स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नजर में बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है
हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। पता नहीं हम लोगों ने कितनी बार इस पर चर्चा कर चुके हैं, ठीक ना। क्या कह रहा है? जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। समझ में आ गया ना बातें? कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धन्ना सेठ क्यों न हो, यहां तक कि राष्ट्रपति ही क्यों न हो। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा होती है। सजा तक पहुंचने की भी एक तय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था? क्या नहीं था ऐसा? हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता हमेशा से तो फिर बात क्या थी, समस्या क्या था, ठीक ना। क्या कह रहा है कि चाहे वह व्यक्ति आम आदमी हो या कोई धना सेठ यानी पैसे वाला हो, मतलब नहीं है। अगर राष्ट्रपति भी देश के अगर कानून के खिलाफ कोई काम अगर करते हैं तो उसको भी सजा का प्रावधान हमारे यहाँ दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के अस्थायी कानून लागू होते थे। विभिन्न समुदाय इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करता था, है ना। लागू करते थे यानी लागू अपने हिसाब, क्या करते थे? लागू करने के लिए आजाद थे। कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सजा दी जाती थी। जैसे निचली मानी जाने वाली जाति के अपराधी को ज्यादा सजा दी जाती थी और औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे परिपक्व होती गई, जाति के आधार पर सजा देने में भेदभाव का यह चलन खत्म होने लगा। मतलब समझ में आया? स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, शुरुआती की बात करें तो क्या होता था? अलग अलग तरीके से, मान लो कि जो राजा के करीब वाले लोग हैं उनको सजा कम मिला, जो दूर जो जनता है उसको सजा ज्यादा मिलता था। लेकिन फिर कह रहा है जैसे जैसे यह व्यवस्था खत्म होता गया वैसे वैसे हमारा सिस्टम मजबूत होता गया। बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। समझ में आ रहा है ना? इतिहासकारों में इस बात पर काफी विवाद रहा। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि औपनिवेशिक कानून मनमानेपन पर आधारित था। किस पे? अपनी मर्जी पे। जैसा मन आएगा वैसा कानून बनाएंगे, वैसा लागू करेंगे, जैसा मन आएगा वैसा ही करते थे। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल था। 1870 का जो राजद्रोह था वह क्या था? अंग्रेजों ने इस तरीके से अपने मर्जी से कानून व्यवस्था को चलाने लगे थे, इस तरीके से अपने को हिसाब को चलाने लगे थे। क्या होने लगा था? देश में विद्रोह होने लगा इसके खिलाफ। इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। समझ में आ रहा है ना? अब मतलब अंग्रेज जैसा भी करे, औपनिवेशिक व्यक्ति जैसा भी करे, अगर उसके खिलाफ अगर आप आवाज उठाएंगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाता था, आपको गिरफ्तार कर ली जाती थी। ठीक है, यानी कि डर से उसके खिलाफ आप आवाज ना उठाए और उसको जैसा इच्छा करे वैसा करता था। चलिए कुछ यहाँ पढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के मनमानेपन का एक और उदाहरण था ना, जबरदस्ती गोली चलवा दिया। इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता रॉलेट एक्ट के खिलाफ थे। मतलब रॉलेट एक्ट जो था ना, रॉलेट एक्ट जो रॉलेट एक्ट था, एक्ट में यह था कि बिना मुकदमा चलाए भारतीयों को अरेस्ट कर सकते थे। फिर कह रहा है भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 से रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया गया। क्या कह रहा है? भारतीय विरोध के बावजूद, मतलब भारतीयों ने विरोध किया, इसके बावजूद भी 10 मार्च 1919 से यह एक्ट लागू कर दिया गया। पंजाब में इस कानून का भारी पैमाने पर विरोध होता रहा। इसी क्रम में 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया।
इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। अब समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा है? तो भारतीय जो थे वो रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे और उसी विरोध करने के एवज में किसको, डॉक्टर सत्यपाल को और डॉक्टर सफीउद्दीन को क्या कर दिया गया, सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। और जैसे ही गिरफ्तार किया तो हम लोग इकट्ठा हुए, यानी सारे भारतीय, कब, 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजन किया गया। किस लिए? उनको छुड़ाने के लिए। जिस समय वह यह सभा चल रही थी उसी समय जनरल डायर ब्रिटिश फौजी टुकड़ियों के साथ बाग में दाखिल हुआ और उसने बाहर निकलने का रास्ता बंद करके बिना चेतावनी दिए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। समझ में आ रहा है? अंधाधुंध मतलब लोग ऐसे भागे, कुछ कुएं में गिरे। अभी भी जब जाएंगे ना तो आपको दीवार पे उसका चिन्ह दिखता है। इस हत्याकांड में कई सौ लोग मारे गए और असंख्य जख्मी हुए। मरने और घायल होने वालों में बहुत सारी औरतें और बच्चे भी थे। इस पेंटिंग में जलियांवाला बाग नरसंहार के समय हुई गोलीबारी का दिखाया गया है। आगे देखते हैं उसमें क्या दिखाया गया है। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब कह रहा है, देखिए यही है, अब यही है फोटो। देखिए क्या दिखा रहा है ना। इस तरीके से जब, अब भाई बिना किसी प्लानिंग का आप मीटिंग कर रहे हैं और बिना किसी प्लानिंग का कोई व्यक्ति आके आप पे अंधाधुंध गोली चलाने लगे, अंधाधुंध मतलब कुछ भी करने लगे, तो अब क्या करेंगे? भागेंगे। अपनी जान हर व्यक्ति बचाएगा। जान बचाने क्रम में आप जहां तहां भागते थे, कोई कुआं में गिर गया, कोई आपस में टकरा के एक दूसरे पे गिरता गया। मतलब इस तरीके से लोग मरे हैं। फिर कह रहा है, भारतीय राष्ट्रवादी अंग्रेजों द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तेमाल का विरोध और उसकी आलोचना करते थे। अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। यह समानता का संघर्ष था। यह क्या था? समानता का संघर्ष था। के लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। समझ आ रहा है ना? मतलब मजबूरी में अगर हम किसी कानून को पालन कर रहे हैं तो फिर वो हमारे हित में कहाँ हुआ? फिर तो अपनी बेसिक सिस्टम हो गई हो। वे कानून जो को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। 19वीं सदी के आखिर तक भारत में कानूनी पेशा भी उभरने लगा था। कानूनी पेशे में लगे भारतीयों ने मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें सम्मान की नजर से देखा जाए। ऐसे भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे। भारतीय न्यायाधीश भी फैसले लेने में पहले से ज्यादा भूमिका निभाने लगे थे। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून के शासन के विकास क्रम में यहाँ के लोग भी कई तरह से अपना योगदान दे रहे थे। मतलब क्या कह रहा है? 19वीं सदी के आखिर तक भारत में कानूनी पेशा भी उभरने लगा। मतलब अब धीरे धीरे क्या होने लगा? कानून भी एक्टिव होने लगा। कानूनी पेशे में लगे भारतीयों ने मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें सम्मान की नजर से देखा जाए। मतलब हमको भी एक अपना अधिकार चाहिए, अधिकार से देखा जाए। वही बात कह रहा है। फिर कह रहा है संविधान को स्वीकृति मिलने के बाद यह दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला बन गया के आधार पर हमारे प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाने लगे। अब समझ में आ रहा है ना? देश के प्रतिनिधि बता दिया था मैंने, 3 लोग, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। मतलब तीनों लोग कानून बनाएंगे और लागू करवाएंगे। हर साल हमारे प्रतिनिधि कई नए कानून बनाते हैं और कई पुराने कानूनों में संशोधन करते हैं। मतलब परिस्थिति दर परिस्थिति, समय टू समय क्या होता है, कानूनों में फेरबदल किया जाता है, चेंज किया जाता है। ठीक है। फिर कह रहा है कक्षा 6 की पुस्तक में आपने 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून के बारे में पढ़ा होगा। इस नए कानून के मुताबिक बेटे बेटियों और उनकी मां तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है। इसी प्रकार प्रदूषण को नियंत्रण करने और रोजगार मुहैया कराने के लिए भी नए कानून बनाए गए हैं। लोग इस निर्णय पर कैसे पहुंचते हैं एक नया कानून जरूरी है, वे कानून का प्रस्ताव किस तरह पेश करते हैं कि इनके बारे में आप अगले हिस्से में
पढ़ेंगे। मतलब कानून किस तरीके से पेश हो, किस तरीके से चलता है, किस तरीके से नियंत्रित होता है, इस पे हम अगले अध्याय में पढ़ने वाले हैं। देखिए अब कह रहा है नए कानून किस तरह बनते हैं, नए कानून जो है वह किस तरह बनता है वो कह रहा है। नए कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब संसद सब समझ में आ गया ना, संसद मतलब संसद किसको कहते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, है ना। यानी कि तीन लोग को मिला के हम क्या कहते हैं, संसद। क्या कह रहा है, कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसी में अगर सांसद दे देगा ऐसे तो यह हो गया मेंबर। किसका मेंबर, या तो इसका मेंबर हो या इसका मेंबर हो, लेकिन क्या कह रहा है, संसद कह रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक, यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज उठाते हैं। हमेशा समाज में परिवर्तन करने की जब बात आती है और परिवर्तन करना होता है, कुछ एक ऐसे ग्रुप होते हैं जो हमेशा परिवर्तन चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जैसा चल रहा है उसी में जी रहे होते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आइए देखें कि घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनने की प्रक्रिया क्या थी। अब समझ में आ रहा है ना। फिर कह रहा है जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति का ही बात करिए, घर की किसी औरत यानी कि अपनी पत्नी का ही तो बात करेगा, के साथ मारपीट करता है। समझ आ रहा है ना। अगर घर का कोई पुरुष सदस्य अपने पत्नी के साथ अगर मारपीट करता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है कि मारूंगा, तो इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया है। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे की हिस्सा मानी जाएगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती है या रह चुकी है। अब समझ में आ गया ना। यानी कि घरेलू हिंसा कानून 2005 में कह रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा भी जिम्मेदारी है। मतलब इसका ये है कि महिलाओं को अगर आप मारते हैं, पीटते हैं या धमकी देते हैं तो अब इस कानून के तहत आपको सजा दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कुछ यहाँ पे ग्राफ बना है। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है अरे साजिया, आज का अखबार तुमने पढ़ा है क्या। ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है ना। अब यहाँ पे क्या मिला है, महिलाओं के लिए एक्ट मिल गया। कौन सा एक्ट, वही महिला वाला। महिलाओं के लिए ही क्यों, हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए ही अच्छे हैं। देखो ना इस कानून को बनने में कितना वक्त लग गया, बल्कि पहले तो हमें नए कानून की जरूरत ही साबित करनी पड़ी। और साजिया एक महिला संगठन की सदस्य है, उन्हें इस सफर की एक एक कड़ी याद है। सबके आपको इसी सफर को, इसी को ना, महिलाओं को, संगठन को आगे मतलब महिलाओं की ताकत को या महिलाओं की एकता को बरकरार रखने के लिए महिला संगठन भी काम करती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ समझिएगा क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि अप्रैल 1991 के दफ्तर का एक आम दिन है। ये सलाह चाहिए कि मेरा आदमी मुझे पीटता है। ये महिला जो है आई है कहाँ, एक ऑफिस में, और ऑफिसर से कह रही है मुझे सलाह चाहिए कि मेरा आदमी मुझे पीटता है। मैंने अभी तक किसी से यह बात नहीं बताई, मुझे बड़ी शर्म आती है, पर अब बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊं। समझ आ रहा है ना। ये महिला कह रही है इनसे। फिर कह रहा है मेरा बेटा और बहू ये बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं कि मैं अपने बैंक खातों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, वे चाहे तो मुझे घर से भी निकाल सकते हैं, डर लगा हुआ है। फिर कह रहा है ठीक कि
मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मारपीट बंद हो जाए, ठीक ना। मैं बस यही चाहती हूँ कि मुझे मेरे घर से ना निकाला जाए। फिर कह रहा है बदकिस्मती से मौजूदा कानून फौजदारी कानून है, ये दोनों रास्ते मुमकिन नहीं है। समझ में आ रहा है ना, दो तरीके की कानून होती है ना, दीवानी और फौजदारी। फौजदारी ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अब इस तरीके के एक फोटो और यहाँ बना है, देखिए क्या कह रहा है। हमने कई महिलाओं की आप बीती सुनी है, हमने देखा है महिलाएं मारपीट से बचाव चाहती है, वे अपने मकान में रहना चाहती है, कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत की दरकार होती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए क्या नया नागरिक कानून होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए भाई। देखो समाज में जहाँ पे शिक्षा की कमी है, ठीक, वहां पे महिलाओं के साथ बहुत सारा इस तरीके की घटनाएं घटती है, ठीक ना, बहुत तरीके इस तरीके की घटनाएं उनके साथ घट रही होती है। फिर कह रहा है तो 99 में वकीलों, कानून के विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा विधेयक का मसौदा तैयार किया। विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया। घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक व भावनात्मक दुर्व्यवहार को भी शामिल किया जाना चाहिए, ये कह रहे हैं। देखिए बहुत ऐसे चीजें हैं समाज में, आप जब देखेंगे ना तो महिलाओं के साथ अत्याचार बहुत तरीके से होता है। अब यह है एक दहेज एक्ट, ठीक, मतलब पैसे अगर किसी के लड़की वालों ने कम दिया, लड़का वालों को उसका प्रताड़ित उसी को करते हैं लोग। उसके बाद में भी शादी के बाद भी कुछ बेवकूफ लोग हैं जो डिमांड करते हैं मुझे ये दिलवा दो वो दिलवा दो, ठीक। उसके बाद दारू पी लिए, नशा कर लिए, धा के पीटपाट शुरू कर दिए। उसके बाद घर में महिलाओं के हमेशा टॉर्चर, हमेशा गाली गलौज, मार पीट। अगर समाज में कुछ ऐसे भी समाज के लोग हैं, है नहीं, घर में अगर बहू को अगर 2 लड़कियां ही हो गया तो भी टॉर्चर, मतलब लड़का क्यों नहीं हुआ उसकी टॉर्चर, मतलब हर पॉइंट में महिलाओं ही को टॉर्चर करना है, हिंसा करना है। इसके बारे में सब चीजें कानून बनना जरूरी है। अगर हिंसा हुआ, मारपीट हुई, गाली गलौज हुआ, तुरंत पहुंचेंगे हम कोर्ट। फिर देखिए साझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए। उन्हें साझा मकान से बेदखली से बचाया जाना चाहिए। और आर्थिक मदद के बारे में क्या ख्याल है, ये महिला पूछ रही है कि अगर उसको बचाना तो आर्थिक मदद कैसे होगी, उसके बारे में कह रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थानों के साथ बैठकें की गई। मतलब इसमें यह हुआ कि अलग अलग एक संस्थान से बैठक किया गया कि महिलाओं के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए या महिलाओं पे जो अत्याचार होता है उसको रोकथाम के लिए क्या क्या प्रोविजंस करने चाहिए। महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता है। सरकार को यह प्रस्ताव जल्दी से जल्दी संसद में पेश करना चाहिए। फिर कह रहा है, ठीक, आखिरकार 2002 में यह विधेयक संसद में पेश तो कर दिया गया, लेकिन विधेयक में कोई भी वो बात नहीं है जो हमने उठाई थी, मतलब जो हमने सजेस्ट किया उसमें से ऐसा कुछ नहीं है। फिर कह रहा है हमें विधेयक के इस रूप का विरोध करना चाहिए। चलो संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं, मतलब हम मीडिया के सामने इस चीज को लाते हैं। साथ ही कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू करनी चाहिए ताकि इंटरनेट पर लोग तुरंत अपनी राय दे सके। मतलब लोगों से अब राय जानने की बात आ रही है कि लोगों से यह जाना जाए कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या कर रहा है, कई महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय स्थायी समितियों को अपने सुझाव क्या किया, सौंप दिया। अब देखिए संसदीय स्थायी समिति के माननीय सदस्यगण, वर्तमान विधेयक को बदलना जरूरी है। हम घरेलू हिंसा की प्रस्तावित परिभाषा से सहमत नहीं है। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वह संसद को कह रहा है कि भैया आपने जो कानून बनाया उससे हम सहमत नहीं हैं, थोड़ी सी फेरबदल करिए। इस कानून में बच्चों की अस्थायी कस्टडी का भी इंतजाम होना चाहिए। अब कह रहा है दिसंबर 2002 में अस्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें राज्यसभा को सौंप दी। इन सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया था।
2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। दोनों सदनों से मंजूरी, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मंजूरी के बाद क्या होगा, कहाँ भेजा जाएगा, स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। 2006 से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून क्या होगा, लागू हुआ। समझ में आ रहा है ना ये चीजें। अब देखिए क्या कह रहा है। अक्टूबर 2006 में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह नया कानून क्या है, यह नया कानून क्या है जो फेरबदल लाया गया था। यह पहला कानून है जिसमें महिलाओं के हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार को मान्यता दी गई है और घरेलू हिंसा की एक व्यापक परिभाषा भी पेश की गई है। यह एक दीवानी कानून है, मैंने बताया ना दो तरीके का, फौजदारी और दीवानी, जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करेगा। बहुत सारी पत्नियों, माओ, बेटियों और बहनों को अपने घरों में हिंसा से निजात मिल जाएगी। ये बहुत बढ़िया क्या किया गया, कानून को पेश करवा दिया गया। अब आगे देखते हैं क्या है। अब इसमें कह रहा है यह कानून एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून एक साझे मकान में रहने के महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है। महिलाएं किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती है। महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है। मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब है कि महिलाओं की खर्च कहाँ से, अगर आप उसको मारपीट करेंगे, अलग कर देंगे तो खर्च देंगे ना, उसकी बात कह रहा है। अब एक और लंबा सफर शुरू होता है, चलिए देखते हैं। हाँ, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इस कानून में जिन बातों का वादा किया गया है उन्हें सचमुच लागू किया जाए। मतलब जो कानून हमने पास करवाया है, अब उसका एक चुनौती ये भी है कि उसको लागू कैसे करवाया जाए। हमें सब तरह नजर रखनी होगी। हमें महिलाओं, पुलिस, न्यायपालिका सभी को इस कानून के बारे में शिक्षित करना होगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब ये कह रहा है, क्वेश्चन है इसका, है ना, घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं। हिंसा की शिकार महिलाओं को नए कानून से कौन से दो मुख्य अधिकार प्राप्त हैं। ठीक, तो हिंसा से क्या होगा, उस व्यक्ति को अपनी जगह रहने का अधिकार मिल जाएगा, उसको खर्चा खेवा का मिल जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अब यहाँ देखिए क्या है, ये देखिए अर्थ, बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त, इस तरीके का बनाया गया एक फोटो है। ठीक, जिन औरतों के हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। बिल्कुल, पीड़ित का मतलब क्या होता है, जिसके साथ अत्याचार होता है। इन हालात से उबरने के लिए औरतें तरह तरह से संघर्ष करती है, इसलिए उन्हें पीड़ित की बजाय सर्वाइवर कहना ज्यादा बेहतर है। इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो बचा रहे। समझ रहे हैं ना, पीड़ित तो है ये, क्या कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या दिखा रहा है, जरा इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है, इस उदाहरण से साफ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है। नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है। वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। सोच लीजिए कितनी बड़ी ताकत है आपके अंदर। पार्लियामेंट को, संसद को वह मदद कर रहा है कि आप इस तरीके के कानून को बनाइए। समाज में ये सारे समस्याएं उभर रहे हैं। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज बहुत मायने रखती है। समझ में आ रहा है ना। यह आवाज टेलीविजन, रिपोर्टों, अखबारों के संपादकीयों, रेडियो प्रसारणों और आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। अब कैसे सुनेंगे हम भाई, टेलीविजन ही तो सुनेंगे ना। टेलीविजन से हो सकता है, रिपोर्ट से हो सकता है, अखबार से हो सकता है। अब महिलाएं संगठन क्या मांग रही हैं, कहाँ पे क्या अत्याचार हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, इसकी मैसेज आप तक कैसे पहुंचती है, टेलीविजन से, रिपोर्ट्स या अखबार से। इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है इसमें कि अलोकप्रिय, ठीक ना, अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून क्या है। अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून, देखिए आइए अब एक और स्थिति पर विचार करें। कई बार संसद एक ऐसा
कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानूनन सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता क्योंकि उन्होंने लगता है कि उसके पीछे नियत सही नहीं थी। समझ में आ रहा है ना? ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण भी कानून रूप से सही हो सकता है, फिर भी लोगों को यह पसंद नहीं आता है। कारण क्या है? उसको लगता है कि शायद इसके पीछे कुछ और रीजन रहा होगा, इसलिए लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभा कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी सहमति व्यक्त कर सकते हैं, है ना? अगर कोई पार्लियामेंट अगर गलत कानून बना दिया, अगर आपको लगता है कि ये कानून सही नहीं है, तो आप उसका विरोध कर सकते हैं, मीडिया से कर सकते हैं, न्यूज से कर सकते हैं, जनसभाएं करके कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग यह मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है, तो संसद के ऊपर भी उस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है, ठीक ना? और उसको फिर से वह करते भी है सही, ऐसा नहीं है कि छोड़ देते हैं, ठीक ना? उसको वह सही करते भी हैं। जैसे समझिए यहाँ क्या कह रहा है। उदाहरण के लिए नगर पालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगर पालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैर कानूनी घोषित किया गया है। लगाते हैं फुटपाथ पे, जो लगा देते हैं उससे क्या होता है? ट्रैफिक डिस्टर्ब होती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी है, तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे। लेकिन हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि पटरी वाले एवं फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों को जरूरी चीज़ें और सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पर और कुशलतापूर्वक पहुंचाते हैं। बात समझ आ रहा है ना? जैसे मान लीजिए आप मॉल में सब्जी खरीदने जाते हैं, चलिए ये समझ में आ रहा है कि रोड पे अगर ठेला सब्जी का जो पटरी लगेगा, ठीक है, तो क्या होगा? ट्रैफिक जाम होगी। लेकिन जो मॉल में सब्जी का रेट होगा और जो पटरी पर सब्जी का रेट होगा, दोनों में अंतर होगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, अपनी सेवाएं जो अपने सब्जी का रेट सस्ता होने की वजह से फुटपाथ पे रेडी पे खरीदते हैं, ठीक, तो बेनिफिट भी है, इसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती है। लिहाजा अगर कानूनी किसी एक समूह की हिमायत करता है और दूसरे समूह की अपेक्षा करता है, तो उस पर विवाद खड़ा होगा और टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है। समझ में आया कि नहीं? ये कह रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पटरी पे दुकान लगाते हैं, भूजा बेचते हैं, गोलगप्पे बेचते हैं, टिक्की बेचते हैं, है ना, सब्जी बेचते हैं। सोचिए कि वह व्यक्ति टिक्की और गोलगप्पे वाले की जो परिवार है उसी इनकम पे डिपेंड है ना? तो अब क्या होगा अगर उसको हम नगर निगम के हिसाब से रोक दे, अगर उसको भाई ट्रैफिक जाम हो जाती है, उसको हटाओ यहाँ से, नहीं लगने देंगे, तो वह व्यक्ति बेरोजगार हो जाएगा, तो खाने की दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि दोनों को परिस्थितियों को देखते हुए उसको काम करना चाहिए। फिर कह रहा है, यहाँ देखिए आगे क्या कहता है, जरा इसको देखते हैं। ये देखिए क्या है। जैसा कि आपने कानून के शासन पर केंद्रित पिछले भाग में पढ़ा, भारतीय राष्ट्रवादी खेमा अंग्रेजों द्वारा थोपे जा रहे मनमाने और दमनकारी कानूनों का विरोध व उनकी आलोचना करता था। मतलब कौन? भारतीय। हम भारतीय क्या करते थे? अंग्रेजों द्वारा जो थोपा गया था कानून विधि व्यवस्था, उसका विरोध करते थे। इतिहास में हमें ऐसे बहुत सारे लोग और समुदाय दिखाई देते हैं जिन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों को खत्म करवाने के लिए संघर्ष किए हैं। कक्षा 7 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि रोजा पार्क्स नामक अफ्रीकी अमेरिकी महिला ने 1 दिसंबर 1955 को एक श्वेत व्यक्ति के लिए बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। पढ़ा था ना हमने, है ना? इनकार कर दिया। रोजा पार्क्स उस कानून का विरोध कर रही थी जो सभी सार्वजनिक स्थानों पर श्वेत नागरिकों और अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के लिए अलग दायरे तय करता था। यहाँ तक कि सड़कों पर भी दोनों समुदायों की जगह अलग अलग होती थी। समझ रहे हो ना? अलग अलग रास्ते बने हुए थे चलने के लिए भी। रोजा पार्क्स का यह इनकार एक ऐतिहासिक घटना थी। इसी के बाद वहां नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ
जिसके फलस्वरूप 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया। क्या देख रहे हो ना यहाँ पे क्या हो रहा है? 1964 में नागरिक अधिकार कानून पास किया गया। इस कानून के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह की भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। उपरोक्त चित्र में रोजा पार्क्स बस में यात्रा करती हुई दिखाई दे रही थी। मतलब अब यहाँ पे उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने लड़ा, तब जाके ना उसको मिला अधिकार, नहीं तो अगर चुप हो जाती तो कहां से मिलता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है, ये देखिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है ना इस तरीके का। क्या कह रहा है? एक सप्ताह तक अखबार पढ़े या टेलीविजन पर खबरें देखे और पता लगाएं कि क्या कोई ऐसा अलोकप्रिय कानून है जिसका भारत या कहीं और भी लोग विरोध कर रहे हैं। इस टाइप का विरोध हो रहा है। देखिए, वे इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं। अगर गलत कानून आया तो कहां जाएंगे? अदालत के पास भी जा सकते हैं। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसमें संशोधन कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है। अगर ऐसा लगता है तो ध्यान रखिएगा, आपके मर्जी से नहीं, अगर उसको ऐसा लगता है तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती। ये मत समझिएगा आप कि हमने वोट दे दिया हमारी जिम्मेदारी खत्म। नहीं, आपने जिसको वोट देके चुना है, जिसको भेजा है, वह कैसा काम कर रहा है उस पर भी आपको नजर रखना होगा। इसके बाद हम अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नजर रखते हैं कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी आलोचना करते हैं। इस प्रकार हमें इस बात को ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए, लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी, जितने उत्साह से वे जुड़ेंगे, उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगा। मतलब समझ में आया? मतलब कि लोकतंत्र में जितना ज्यादा लोगों का भागीदारी होगी, लोकतंत्र क्या होगी? लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? यहां तक कंफर्म है ना सबको? लोकतंत्र जितना ज्यादा मजबूत कैसे होगी? जितना ज्यादा लोगों का उसमें भागीदारी होगी। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आ गया, ठीक ना? क्या आ गया? क्वेश्चन कह रहा है कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं? ठीक, अपने शब्दों में लिखिए। कानून का शासन मतलब पार्लियामेंट वाला सिस्टम की बात कर रहा है। अब क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब कह रहा है आलोचना का मतलब क्या होता है? आप जो भी काम करते हैं उसका एक तरीके से क्रिटिसाइज करना, जैसे किसी व्यक्ति या चीज में कमियां निकालना। आलोचना होना चाहिए। सरकार की आलोचना नहीं होगी, सरकार की कमी को आप फिल्टर नहीं करेंगे, सरकार की कमी को आप दिखाएंगे नहीं, तो सरकार तनाशाह के रूप में काम करेगा। सरकार को एहसास होना चाहिए कि हमने जो कमी किया है उसके वो जनता अब उसको जान चुकी है, तब जाके वह व्यक्ति क्या करेगा? सही काम करता है। विकास क्रम क्या होता है? सरल से जटिल रूप तक विकास की प्रक्रिया को विकास क्रम कहा जाता है। मतलब अब यहां से क्या हो रहा है? बिल्कुल धीरे धीरे जो अगला क्रम होगा उसको विकास कहेंगे, ठीक ना? राजद्रोह मतलब क्या होता है? यानी कि जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है, उसको विद्रोह हो रहा है, उसको राजद्रोह कहा जाता है। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, मतलब कि अगर लगता है कि सरकार को कि उसके खिलाफ कोई एक्टिविटी अगर हो रहा है, अगर उसके खिलाफ विरोध हो रहा है तो उसको राजद्रोह कहते हैं। दमनकारी का मतलब होता है कि सरकार उसको क्या करता है? सही सख्ती से, मतलब जबरदस्ती, मिलिट्री से, पुलिस के द्वारा उसको क्या करता है? नियंत्रण करता है। उसको हम लोग दमनकारी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस तरीके से हमारा जो इकाई 3 है वह हम लोग करने वाले हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।